नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 10 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। यह सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, औपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर औपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए भाई, जिन बच्चों को अधिगम से संबंधित समस्या होती है उन बच्चों का औपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको पता करना है कि आखिर बच्चे को किस क्षेत्र में समस्या है। यदि आपने सही समस्या का पहचान कर लिया तो औपचारात्मक शिक्षण है वो जरूर सफल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि औपचारात्मक शिक्षण की सफलता है यह समस्या के सही कारणों की पहचान पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए ना। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्योंकि भाई यदि डॉक्टर रोगी का रोग समझ लेगा तभी तो वो उसका उपचार कर पाएगा, है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। बताइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? इसमें भैया 5 स्टार लगा लो, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो भैया भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है यह साधन है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास को देख रहा है भैया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि बताइए, जो हिंदीतर बच्चे भैया वह हिंदी की कक्षा में हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऐसा नहीं है भाई। हिंदी सीखने की प्रति उनमें आरुचि होती है? नहीं। हिंदी बहुत कठिन भाषा है? नहीं। बल्कि क्या है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए भैया, बच्चा क्या है, छोटा है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का है, तो वो अपने घर की क्या है मातृभाषा सीख कर के यहाँ विद्यालय आया है। तो भाई मेरे, जो हिंदी है और उनकी मातृभाषा है इसमें आप सभी जानते हैं अंतर होता है, इसलिए उसे थोड़ा कठिनाई होती है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसलिए कहा भी गया है भैया कि प्राइमरी लेवल में मातृभाषा को स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला गया है? कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए भाई, यदि आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसी कहानी से संबंधित सोचने लगते हैं। जैसे आप शेर के बारे में बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, शेर के बारे में सोचने लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और यदि आपको डाउट रहता है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और देखिए, कुछ साथी ऐसे हैं भाई, मैं उनसे बोलता हूं भाई ये प्रश्न का आंसर सही है तो भी बोलते हैं भाई सर आपने गलत बताया है। एक बात सुन लो भाई, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुकें आ रही हैं जिनमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भाई गलत दिए हुए हैं। तो आपको पहचानना है, जिसमें आपको डाउट लगता है उसका आंसर आपको बुकों में या फिर गूगल पर सर्च करना है, फिर आपको विश्वास करना है। किसी भी पुस्तक पर आप आंख मूंद के विश्वास मत करो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में क्या बोला गया है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बताइए, यदि आपको बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि बेहतर होती है?
अपने अनुभवों को लिखना, स्रोत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना या फिर सुंदर लेख का अभ्यास। तो भाई मेरे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अपने अनुभवों को लिखना। क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई, यदि आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है तो सही तरीके से मूल्यांकन आप कब कर सकते हैं, जब बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है भाई मेरे, हरिपद कोमल कमल से, इस पद में बताइए कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, प्रतीक या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहां पर क्या है भैया, हरिपद कोमल कमल से, जो हरिपद है भैया मतलब हरि के जो पांव है भैया, इनकी यहां पर तुलना भैया किससे की जा रही है भैया, कमल से की जा रही है। अर्थात भाई यहां पर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, राइट आंसर भैया हमारे यहां पर ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, जो यहां पर लिखा ना पेड़ पर, बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो भाई मेरे यहां पर क्या है, पर, और हम जानते हैं मैं और पर एक किस कारक की विभक्ति होती है भाई मेरे, तो यह अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं और पर। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। आप लोगों को भैया सभी की विभक्ति याद होनी चाहिए, वो सूत्र याद कर लो ना, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बताइए जो हम बोलते हैं, बताइए बोलने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। मधुर वाणी क्या, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण या फिर संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो मैंने बताया ना भी आपको भैया, स्वयं की अभिव्यक्ति चाहे लेखन में हो या फिर बोलने में हो, वो महत्वपूर्ण होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप साथ में हमें बताते जाएं। यहां पर बोला गया है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक लैंग्वेज टीचर हैं या एक भाषा शिक्षक भैया बन जाते हैं, तो बताइए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। मान लो आप टीचर बन गए, बताइए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो मेरे भाई भाषा शिक्षक को सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक बहुभाषिक कक्षा, अर्थात ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, मतलब कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई पंजाबी जानता है। तो ये बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण में उचित रणनीतियां तैयार करना एक भाषा शिक्षक को सबसे बड़ी चुनौती होगी। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ध्यान रखिए यहां पर क्या है, प्रतिकूल है ना कि अनुकूल। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो भाई यहां पर ऑप्शन डी में आप देखें, व्याकरण के नियम सिखाने से क्या बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऐसा भैया कहां लिखा है। भैया ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चों को व्याकरण के नियम सिखा देंगे तो इससे भाषा विकास हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि भैया भाषा विकास किससे होता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं से। जब तक आप उन्हें अवसर नहीं देंगे तब तक वह नहीं हो सकता। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ये क्या है, इसके प्रतिकूल था। प्रश्न क्रमांक 11 में आते हैं। यहां पर कहा गया है भाई
एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा का मतलब क्या है? ऐसी कक्षा जहां पर बहुत सारी संस्कृति के बच्चे हैं। बताइए आप इसमें किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो भाई मेरे यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। मान लो एक बच्चे की भाषा अंग्रेजी है, एक की हिंदी है और एक की क्या है, एक की भैया पंजाबी है। तो यदि आप अवसर देंगे तो भैया जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी सीख लेगा, जिसको पंजाबी नहीं आती पंजाबी सीख लेगा, जिसको हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीख लेगा। ठीक है, तो भाई मेरे एक भाषा शिक्षक रूप में आपको यही जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आपको विद्यालय में पूरी करनी होती हैं, क्योंकि आपका कार्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए भाई यहां पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए, प्राथमिक स्तर पर बताइए कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? मतलब ये क्या है? नेगेटिव कथन है। तो इसमें से हमें क्या है? नेगेटिव कथन को चूज करना होगा। तो भाई मेरे ऑप्शन बी में देख लो नया, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। भाई मेरे कंठस्थ करना या फिर रटना या फिर किसी बच्चे को दंड देना या विद्यालय से बाहर निकालना या प्रधान आचार्य से वो क्या कहते हैं शिकायत करना, ऐसे आपको कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भैया हमने इसमें लास्ट में गद्यांश को भी इंक्लूड किया है, वो भी आपको लगाना है, देखना है गद्यांश में आप क्या करते हैं। यहां पर कहा गया है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जो बच्चों को गृह कार्य या होमवर्क दिया जाता है, बताइए उसके बारे में कौन सा कथन सही है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। भाई मेरे गृह कार्य बच्चे को दिया जाता है, ना कि उसके माता पिता को। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया, जो आप बच्चों को होमवर्क देते हैं या गृह कार्य देते हैं वह बच्चों की क्षमता, बच्चे के स्तर के अनुसार ही गृह कार्य आपको देना चाहिए। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है सूर्य का पर्याय नहीं है। बताइए इन चार में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर होता है, अंशुमाली। लेकिन भाई मेरे जो सुधांशु दिया है, सुधांशु भाई सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि सुधांशु होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बताइए इन चार में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुलसी की कविता में माधुर्यता है। मेरे भाई माधुर्यता है, माधुर्य चाहिए यहां पर। ठीक है, एक गलत है, माधुर्य एक गुण होता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तो बिल्कुल भैया जो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, ये बिल्कुल यहां पर शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी मधुरतापन, मधुराई ये गलत है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भैया मेरे अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। मान लो मुझे किसी के सामने अपनी भाषा को व्यक्त करना है तो मैं क्या करूंगा? या तो बोलकर उसके सामने व्यक्त करूंगा या फिर लिखकर। अर्थात हम कह सकते हैं बोलना और लिखना यह अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ है। इसके साथ साथ ध्यान रखना ग्रहणात्मक कौशल क्या क्या होते हैं, मतलब हम भाषा को ग्रहण कैसे करते हैं। तो भाई मेरे हम सभी जानते हैं, या तो हम क्या करते हैं पढ़कर भाषा को ग्रहण करते हैं या फिर सुनकर। अर्थात हम कह सकते हैं सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं।
और क्या है भाई, पेडागोजी भैया क्वेश्चन भैया सीमित क्वेश्चन है, इसलिए क्या होता है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बस। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है भैया, असत्य है, मतलब यहां पर नेगेटिव कथन भैया हमें यहां पर देखना है। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या है भैया, ऑप्शन यहां पर क्या है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर यहां पर कहा गया है बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो मेरे भाई विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक होता है, ये क्या है, नेगेटिव कथन है, अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जिसमें भैया आपसे बोला जाए उद्देश्य नहीं है या असत्य कथन है, तो उसमें आपको नेगेटिव कथन को चूज करना है, वहीं आपका भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताइए भाषा कौशल के बारे में इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए? नहीं। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं? तो भाई मेरे जरूरी नहीं है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, तो बिल्कुल भैया जो भाषा के चार कौशल हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? आप लोगों ने भाई देखा होगा, यदि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा चित्र दिए जाते हैं भैया, चाहे कोई भी पाठ्य पुस्तक हो बच्चों की, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करता है। तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करता है। जैसे यदि भैया एक चित्र बना है आपको जिसमें क्या है, कुछ जिसमें एक जंगल है और जंगल में क्या है, शेर खड़ा है, तो यहां से बच्चा समझ जाएगा शेर कहां रहता है, जंगल में रहता है। इस तरह से क्या होता है, चित्र भैया बच्चों को बहुत सहायता करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, ध्यान देना, कहा गया है किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई मेरे जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए शब्द होगा कृतज्ञ। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि यहां पर लिखा होता किए गए उपकारों को मानने वाला, तो यहां पर फिर करेक्ट आंसर हमारा कृतज्ञ होता। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। चंद्रशेखर शब्द में बताइए कौन सा समास है? चंद्रशेखर अर्थात चंद्र है शेखर के जिसके, तो बताइए भैया शेखर पर चंद्र किसके है? भगवान शिव के। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो पद है तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम अपने गद्यांश के ऊपर। भाई मेरे यहां पर हमने व्याकरण और पेडागोजी कर ली है, अब आते हैं हम गद्यांश पर। छोटा सा गद्यांश है, बहुत शानदार गद्यांश है भाई, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पेडागोजी का, ये भी आप जान लें। ठीक है, आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। देख सकते हैं कितना छोटा सा गद्यांश है, तो पहले इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा कातले की गति का हिसाब लिखा जाए।
मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। हम बोलते हैं ना, जैसे हम आपसे बोलेंगे आपने क्या किया, तो आप बोलेंगे खाना वगैरह खाया, है ना। तो इस तरह से जो वगैरह है इसका यूज भैया नहीं होना चाहिए डायरी में, एक गांधी जी ने कहा है। फिर कहा है जिसने जो पढ़ा है वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम होता है। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा, क्योंकि मनु ने भैया क्या लिखा था, मनु ने लिखा था वगैरह है, ठीक है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। तो भैया हमने यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लिया है। अब चलिए हम फटाफट से आंसर देते हैं सारे प्रश्नों के, ठीक है। अब कहा है मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। भैया मनु ने क्या किया था, वगैरह शब्द का यूज किया था, तो गांधी जी ने लिख दिया, इसलिए उसे अपना एहसास हो गया गलती का। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसका एहसास हुआ मनु को, ठीक है। फिर क्या है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, ऐसा भी ये कहा ही नहीं। गांधी जी चाहते थे सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, तो गांधी जी ने कहा है ना, जो वगैरह शब्द भैया इसमें क्या है, शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है कि आपने क्या कार्य किया है या क्या इसका विचार है, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं नहीं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। कहा है ना गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। वहां पर कहा गया है ना, भले ही हमें अपने विरुद्ध लिखना पड़े लेकिन इसमें हमें सच्चाई भी लिखनी होती है, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए डायरी लिखना महत्वपूर्ण क्या है। गांधी जी से महत्वपूर्ण मानते हैं क्या। इससे व्यक्ति का समय गुजर जाता है, नहीं। पूरे दिन का हिसाब किताब, नहीं, बल्कि इससे क्या है, व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। राइट आंसर जाएगा यहां पर ऑप्शन ए के साथ। देखिए भैया गद्यांश पद्यांश बहुत आसान होता है, ठीक है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कठिनाई हो सकती है, इसलिए बोलता हूं गद्यांश पद्यांश की भैया प्रैक्टिस करते रहो, हो सकता है वही गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। बताइए गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ है कि वह डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। भैया प्रति प्लस दिन, जो प्रति है क्या है, अव्यय है और हम जानते हैं जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। पड़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ क्या है। बताइए यहां पर हमें पढ़ाना गद्यांश में कि पड़ा हुआ कितना पच गया है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए पड़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ क्या है। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, नहीं। पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो मेरे भाई यहां पर पढ़ा हुआ कितना पच गया अर्थात
पढ़ा हुआ आपने कितना आत्मसात किया है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइए, जो कार्य शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होता है भाई? तो कार्य का तद्भव होता है काज। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इसके बाद कमेंट करना आपने भाई कितना स्कोर किया है। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। यदि आप विचार में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो बताइए क्या बन जाएगा? तो भाई इसमें बन जाएगा वैचारिक। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए शब्दों में कितनी यहां पर अशुद्धियां हैं। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।